नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हम लोग पॉलिटी में आज जो बात करने वाले हैं स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जैसे कि आप वनडे एग्जामिनेशन जैसे छोटे छोटे एग्जामिनेशन हो गए, रेलवे एसएससी या स्टेट एसएससी, जेएसएससी, बिहार एसएससी में आपके सिलेबस में मेंशन होता है पंचायती राज, है ना। और साथ के साथ आपका मेंशन होता है नगर पालिका। तो ये जो पंचायती राज है और ये जो नगर पालिका है, ये इसी का फॉर्म है, यानी कि ये स्थानीय स्वशासन का ही एक पार्ट है। दूसरी बात, अब इसे पढ़ने के लिए अगर बात किया जाए तो एक आप पीसीएस स्टैंडर्ड में अगर आप चले जाते, जैसे कि जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, अप टू यूपीएससी की बात कर ले, सीडीएस एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, और एक आप उससे लो ग्रेड पे जैसे कि रेलवे हो गया आपका, या फिर आपका एसएससी हो गया, स्टेट एसएससी में जेएसएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया। तो दोनों में अगर बात किया जाए इस स्थानीय स्वशासन की बात, यानी इसको पढ़ने का जो तरीका है, इसको दोनों हम एग्जामिनेशन में अलग अलग फॉर्मेट में पढ़ते हैं। लेकिन यह आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस बार जो मैं स्थानीय सरकार जो पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत बार पढ़ाया भी है स्थानीय स्वशासन के बारे या स्थानीय सरकार कह लीजिए, तो ये मैं उस स्टैंडर्ड पे ले जाकर के पढ़ा रहा हूँ कि अप टू पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन में भी अगर आप बैठ रहे हैं, जेपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस या यूपीएससी के सीडीएस एनडीए किसी भी एग्जामिनेशन में, तो वो आपका रेलवे एसएससी, जेएसएससी, बिहार एसएससी तो कवर करेगा ही। ठीक है, तो ये मेरा मकसद ये है कि आप अगर जैसे कि कोई एग्जामिनेशन जैसे एग्जामिनेशन रेलवे एसएससी क्रैक कर लेते हैं, या फिर आप तैयारी के दौरान जेपीएससी बीपीएससी के भी फॉर्म फिलअप करते हैं, तो ये आपको समझ में आएगी कि आपके सवाल का जो स्टैंडर्ड है ये दोनों एग्जामिनेशन में कितना अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए एकदम बिंदास होकर के, हाँ डिटेल चलेगा ये क्लास स्थानीय सरकार। तो रेलवे एसएससी, जेएसएससी, बिहार एसएससी वाले परेशान नहीं होइएगा, 3 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 क्लास में लगाऊंगा स्थानीय सरकार पढ़ने के लिए। ठीक है, अब जैसे डायरेक्ट बात कर लिया जाए पंचायती राज, तो भाई पंचायती राज को पहले समझना होगा, यानी कि ये जो संस्था है पंचायती राज, या फिर बात कर लेते हैं नगर पालिका, इसको समझने से पहले आपको समझना होगा स्थानीय स्वशासन के बारे में। ठीक है, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे, फिर जो भी संवैधानिक जो प्रावधान है, कौन सा अमेंडमेंट, संवैधानिक अमेंडमेंट है, यानी कि कौन सा आपका संशोधन किया गया था संविधान में, कौन कौन से आर्टिकल है, कौन कौन से अनुसूचिया में कौन कौन से विषय डाले गए, वो सारी चीजें फिर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। समझ में आ गया? तो चलिए आज का सेशन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ मैंने लिख भी रखा है कि किसी भी एग्जामिनेशन के आप इनमें से तैयारी कर रहे हैं, आराम से लोकल सेल, और ये एक ऐसा चैप्टर है ना कि अगर आप स्टेट की एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे, स्पेशली जैसे जेएसएससी हो गया, या फिर बिहार एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, इवन स्टेट के अलावा सेंट्रल में भी चले जाएंगे, रेलवे में या एसएससी में, तो यहाँ से सवाल बन जाते हैं, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई टॉपिक का नाम क्या है पहले उसको लिखते हैं, इसको पहले समझते हैं स्थानीय स्वशासन का मीनिंग क्या है। ठीक है, यानी कि स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहला शब्द है आपका स्थानीय। जैसे कि आप कहते भी कि हम यहाँ के, आप जिस भी स्टेट के हो सकते हैं, झारखंड स्टेट के हो सकते हैं, तो आप झारखंड के बोलते हैं ना स्थानीय निवासी है, या बिहार के स्थानीय निवासी। इसका मतलब क्या है इसको समझिए। स्थानीय कहने का मतलब इंग्लिश में आप इसको कहते हैं लोकल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है इसको समझिएगा। स्थानीय कहने का मतलब यह है कि आप सबसे पहले बताएंगे कि स्टेट का नाम, यानी कि आप जैसे झारखंड स्टेट से हो सकते हैं, या फिर आप बिहार स्टेट से हो सकते हैं, या फिर आप यूपी स्टेट से हो सकते हैं, जिस भी स्टेट के हो सकते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं खुद को लोकल, तो आप केवल स्टेट नहीं बता सकते है ना। आप जब फॉर्म फिलअप भी करते हैं तो आपको पूछा जाता है कि आप बिहार या फिर झारखंड के मूल निवासी हैं, यानी कि आप स्थानीय निवासी हैं। तो उनका कहने का मतलब यह है कि आप स्टेट में, झारखंड के स्टेट में अगर आप हैं, या फिर बिहार स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, या उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उस स्टेट के किस जिला से, ठीक है, यानी कि उस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट के अलावे आप बताइए कि उस डिस्ट्रिक्ट के आप ब्लॉक में रहते हैं, या फिर आप गांव में, या फिर आप ग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या मैंने बोला, मैंने ये बोला कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं झारखंड का स्थानीय निवासी हूं, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं झारखंड का स्थानीय निवासी हूं, इट मीन्स मैं ये कह रहा हूं कि मैं झारखंड के धनबाद के इस ब्लॉक से,
या फिर इस ग्राम से या इस गांव का क्या है भाई, मैं निवासी हूं या इससे मैं संबंधित हूं। समझ में आया? तो कहने का मतलब क्या हुआ, स्थानीय कहने का मतलब ये हुआ कि जब बात कर रहे होते हैं स्थानीय, यानी कि इसको 3 स्ट्रक्चर में आप बांट सकते हैं। एक तो आपका जिला आपको बताना होगा, उसके बाद आपको ब्लॉक के बारे में बताना होगा, और या फिर ग्राम अगर आपका वो जिला है। जिला आप देखिए, ब्लॉक कहने का मतलब शहरी क्षेत्र हो गया, ग्राम यानी कि वो ग्रामीण क्षेत्र हो गया। तो आप झारखंड के किस जिले में, या फिर बिहार के किस जिले में, या उत्तर प्रदेश के किस जिले के, ठीक है ना, किस जिले में, किस ब्लॉक से या फिर किस ग्राम से बिलोंग करते हैं, तब जाकर के आप वहां के क्या होंगे, स्थानीय निवासी होंगे। चलिए इसको पहले हटाता हूं। देखिए एक एक चीज को समझेंगे भाई हम लोग, तब जाकर के डेप्थ में वार्ड कम, ये सारी चीज जैसे वार्ड कमिश्नर हो गया, पंचायत मुखिया, ये सारी चीजें फिर आपको समझ में आ पा रही होगी, ठीक है ना। अब उनका चुनाव कैसे होता है, ये सब चीज, यानी कि अगर मैं अब आपसे पूछूं स्थानीय कहने का मतलब क्या है, तो आप सिंपल से कहेंगे 3 स्ट्रक्चर बना करके, जिला, ब्लॉक प्लस आपका क्या हो गया, ग्राम या फिर गांव भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्थानीय कहने का मतलब ये हो जाता है, ठीक है। स्थानीय कहने का मतलब क्या है कि आप जिस भी स्टेट से होंगे उस स्टेट का जिला का नाम बताएंगे, और उस जिला की अगर बात कर ली जाए, अगर वो जिला शहरी क्षेत्र में आता है, अब इसको समझिए, शहरी क्षेत्र कहने का मतलब जैसे कि मैं धनबाद क्षेत्र में से हूं, ठीक है, अगर मैं धनबाद जिला में रहता हूं तो भाई ये धनबाद हो गया। अब ये प्रॉपर क्या पूरा धनबाद शहरी क्षेत्र है, नहीं, तो मैं एक इसका एक यहां से इतना क्षेत्र मैं निकाल रहा हूं जो शहरी क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन बाकी जो रेस्ट आप जो देख रहे हैं ये क्षेत्र क्या है, आपका ग्रामीण क्षेत्र। यानी कि धनबाद जिला की अगर बात कर ले तो धनबाद जिला को भी आप 2 फॉर्म में बांट रहे हैं, एक शहरी क्षेत्र में और एक ग्रामीण क्षेत्र में। जो शहरी क्षेत्र आप उसको ब्लॉक कर दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र को आप गांव या ग्राम कर दे रहे हैं। तो यानी आप धनबाद के बात की जाए तो आप कौन से क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में तो आप ब्लॉक का नाम बताएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो उस गांव का नाम बताएंगे। क्लियर है भाई यहां तक? ठीक है सर। चलिए भाई अब आ जाइए, स्थानीय का मतलब क्लियर है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैं झारखंड का स्थानीय निवासी हूँ, बिहार के मूल निवासी हूँ, तो आपको क्या बताना है कि मैं झारखंड का अगर स्थानीय निवासी हूँ, इट मीन्स मैं झारखंड के धनबाद जिला के इस ब्लॉक में रहता हूं या इस गांव में रहता हूं। क्लियर है भाई, है ना। चलिए अब बात करेंगे स्वशासन। तो देखिए स्वशासन में आपको 2 शब्द मिलेगा, स्व जोड़ शासन। अब सबसे पहले भाई स्व कहने का मतलब अगर इसको इंग्लिश में देखेंगे तो इसका अर्थ होता है सेल्फ, ठीक है। स्थानीय का अर्थ हो गया आपका लोकल। तो भाई सेल्फ मतलब क्या हो गया, अपना, यानी कि सेल्फ कहने का मतलब क्या हो गया, अपना, अपना, ठीक है। शासन समझ में आ रहा होगा, शासन करना यानी कि रूलिंग पार्टी जो होती है, जिसकी सरकार होती है, यानी आप इसको कह सकते हैं एक प्रकार से गवर्नमेंट जिसकी होती है, यही ना शासन करती है भाई। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अपना सरकार होगी, यानी अपना शासन होगा। यानी कि स्वशासन कहने का मतलब क्या है, अपना शासन। तो अपना शासन कहने का मतलब, अपना शासन कहने का मतलब क्या है भाई, अपना शासन कहने का मतलब है कि अपनी सरकार होगी। और जब बात होती है अपनी सरकार की, इट मीन्स कि ये जो सरकार में आप जिसको बैठाए हैं, यानी मैंने क्या बोला, जो आपने बैठा, यानी कि जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, ठीक है ना, निर्वाचित प्रतिनिधि जो होगी, ठीक है ना, वही क्या करेंगे भाई, शासन करेंगे। वही क्या करेंगे भाई, शासन करेंगे। मैंने क्या बोला सर, मैंने बोला स्वशासन का अर्थ मैंने समझाया। स्व में स्व जोड़ हो गया शासन, स्व का मतलब हो गया सेल्फ, सेल्फ मतलब हो गया अपना, शासन मतलब गवर्नमेंट यानी अपनी सरकार। तो अपनी शासन यानी अपना शासन यानी अपनी सरकार। अपनी सरकार कहने का मतलब है कि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि क्या करेगी, शासन करेगी, ठीक है। अब मैं इसको शब्दों में लिख रहा हूं, ठीक है। जनता के द्वारा, जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि क्या करेगी भाई, शासन करेगी। कहां शासन करेगी, कहां शासन करेगी, कहां, जिला, ब्लॉक और ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है ना, जिला और ब्लॉक और ग्रामीण क्षेत्रों में। अब समझिएगा यहां पे, तो देखिए ये जो मैंने लिखा है जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासन करेगी, इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसी का तो मतलब हो गया स्वशासन, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देख ले कि कहाँ पे किन क्षेत्रों में, जिला, ब्लॉक और ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी इसी का तो अर्थ हो गया क्या, स्थानीय। तो अब आपको समझ में आया स्थानीय स्वशासन का मतलब।
यानी आपका जो चैप्टर है, अब आप चैप्टर के मूल अर्थ को समझ पा रहे होंगे। यानी कि जब आप बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की, यानी कि या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसका मतलब अब आपको समझ में आ रहा है। लोकल कहने का मतलब तीन स्ट्रक्चर आपको मैंने दिखाया है। लोकल कहने का मतलब है जिला से लेकर के ग्राम तक, ठीक है, या आप गांव तक बोल सकते हैं। इसी को हमने क्या कहा, लोकल यानी स्थानीय कहा। और सेल्फ गवर्नमेंट मतलब क्या है कि जनता के द्वारा चुनी गई होगी प्रतिनिधि, ठीक है, जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा क्या होगा भाई, शासन किया जाएगा। और ये शासन कहाँ किया जाएगा, जिला, ब्लॉक या ग्रामीण क्षेत्र में। अब एक शब्द और आ रहा है यहाँ पे जो बार बार आ रहा है, शासन। शासन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ भी मैंने लिखा है शासन, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी मैंने लिखा है शासन। तो शासन का अर्थ क्या आपको समझ में आ रहा है। देखिए शासन कहने का मतलब क्या है, शासन कहने का अर्थ यहाँ पर यह है, शासन का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो क्षेत्र आपको मैंने बताया, जिला या फिर ब्लॉक कह लीजिए या फिर ग्रामीण क्षेत्र की बात कर लीजिए, ठीक है, तो यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जनता के विकास के लिए जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को बनाने की जिम्मेदारी, एक तो बनाने की जिम्मेदारी प्लस उन योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी किनके पास होगी, जो जनता चुन करके भेजेगी। यानी शासन का अर्थ क्या हुआ, अब समझ में आया। शासन का अर्थ यह हुआ कि इन क्षेत्रों में, जिला से लेके गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ की जो रहने वाली जो जनता है, उन जनता के विकास के लिए योजनाएं बनाने का कार्य और उन योजनाओं को लागू कराने का कार्य किसके हाथ में होगी, जिनको जनता निर्वाचित करके भेज रही होगी। समझ में आया। यानी अब आपको यहाँ पे मैं बताऊं अच्छे से कि यहाँ जो मैंने लिखा है, जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासन करेगी। यानी कि शासन करने का मतलब जिला से लेके ग्रामीण जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो जनता रह रही है उनके विकास के लिए जो योजनाएं होगी, उन योजनाओं को बनाने की जिम्मेदारी और उन योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी, समझ में आ रहा ना शासन का अर्थ, किनके पास होगी, जिनको जनता चुन करके भेज रही होगी। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ चुका है स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का अर्थ क्या होता है। चलिए, ये तो आपका टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में आपने पूरा डिटेल अध्ययन कर रखा है। तो चलिए यहाँ से अगर बात किया जाए तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा स्पेस यहाँ लेकर के से हटा लिया जाए ताकि और भी चीज़ों पे हमें डिस्कशन करनी है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका स्थानीय स्वशासन। कहीं भी दिक्कत है स्थानीय स्वशासन के बारे में, आपको सबसे पहले क्लियरिटी आपको मिल पा रही है या नहीं, समझ पा रहे नहीं। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है भाई, स्थानीय मतलब लोकल। लोकल कहने का मतलब है कि आप किस जिले से हैं, और किस जिले की बात कर ले तो भाई जिला को मैंने क्या कहा था कि जिला भी जो है आपके दो भाग में बटेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था कि जिला की भी अगर बात कर ले, यानी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको भी हम दो भाग में बांट रहे हैं। एक है आपका ग्रामीण क्षेत्र और एक है आपका शहरी क्षेत्र। तो अगर आप शहरी क्षेत्र से होंगे, यानी धनबाद की अगर ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, कोई भी जिला आप ले लें, तो धनबाद के अगर शहरी क्षेत्र में है यानी आप उसको कह रहे हैं किस ब्लॉक से हैं, और अगर ग्रामीण क्षेत्र में तो आप कह रहे हैं इस ग्राम से या इस गांव से है। क्लियर है भाई। चलिए अब आगे बढ़, अच्छा ये हो गया स्थानीय, जिला, ब्लॉक और ग्रामीण, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो संरचना, इसी को आप कह रहे हैं स्थानीय स्वशासन का मतलब अपना शासन। अपना शासन कहने का मतलब ये है कि अपना मतलब कि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि जो है वो शासन करेगी। और शासन का अर्थ मैंने आपको क्या बताया कि जो भी जनता है इन तीनों क्षेत्रों में, जनता कहाँ की, जिला के, शहरी या ग्रामीण, जैसे कि ब्लॉक या ग्रामीण क्षेत्र की है, उनके विकास की जो योजनाएं बनेगी, उन योजनाओं को बनाने की जिम्मेदारी, ठीक है, और उन योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी किनके पास होगी, जिनको जनता निर्वाचित करके भेज रही होगी। तो शासन का अर्थ ये हो गया। अब कुछ राजनीतिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। जैसे भारत के अगर पॉलिटिकली अगर स्ट्रक्चर की आप बात करते हैं, ठीक है ना, अगर आप भारत की राजनीतिक संरचना को अगर आप देखें, थोड़ा सा राजनीतिक संरचना को अगर आप देख लें, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो इसको आप तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो जो आप केंद्र स्तर पे देख रहे होते हैं, या आप इसको राष्ट्रीय स्तर का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, केंद्र स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर जो है, ठीक है, वो कौन सी सरकार है भाई, केंद्र सरकार। अभी किसकी है भाई, जैसे मोदी जी, ठीक है ना, केंद्र सरकार की सरकार है, एनडीए की है।
उसी प्रकार एक तो स्टेट लेवल पे सरकार होती है, यानी राज्य स्तर पे होती है, ठीक है, क्या होती है, राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर पर जो होगी सरकार उसे आप क्या कहेंगे, राज्य सरकार। और तीसरा जो होता है स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, ठीक है ना, स्थानीय स्तर पर। तो स्थानीय स्तर अब समझ में आ रहा होगा, जिला से लेके ग्राम तक, ठीक है ना, इन क्षेत्रों पे, इन क्षेत्र के पे जो सरकार होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्थानीय सरकार, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे भाई, स्थानीय सरकार। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि भारत की जो राजनीतिक संरचना है, तो राजनीतिक संरचना को आप तीन भाग में बांट सकते हैं, केंद्र स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार, और एक राज्य स्तर पर आप राज्य सरकार, और एक स्थानीय स्तर पर आप कहते हैं स्थानीय सरकार। देखिए आपके माइंड में आ रहा होगा पंचायती राज पढ़ना था सर, नगर पालिका पढ़ना था, नगर निगम पढ़ना था, भाई वहीं आ रहा हूं। पंचायती राज नगर पालिका के बीच का मैं डिफरेंस क्रिएट अभी मैं करना चाह रहा हूं कि उस डिफरेंस को आपको मैं समझा पाऊं, तब जाके और अच्छे से आप चीजों को समझ पाएंगे। पहले यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं, ये बताइएगा, ठीक है। तो केंद्र स्तर पर यानी राज्य स्तर, सॉरी जो राष्ट्रीय स्तर पर है जो आपकी केंद्र सरकार, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। राज्य स्तर पर राज्य सरकार के बारे में अध्ययन कर चुका है हम लोग। अभी न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है, वो मैं वीडियो डाल दूंगा आपका। अभी हमें पढ़नी है भाई स्थानीय स्तर पर जो सरकार है उसको हम क्या कहते हैं, स्थानीय सरकार, ठीक है। अब एक चीज को याद रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया है स्थानीय कहने का मतलब क्या है, जिला से लेकर के, ठीक है, जिला से लेके ब्लॉक, ब्लॉक से लेकर के ग्राम, ठीक है, या फिर गांव भी कह सकते हैं आप इसको। यही स्ट्रक्चर होगा भाई, स्थानीय का यही स्ट्रक्चर है। अब लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि ये जो जिला है इसको दो फॉर्म में आप कैटेगराइज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जिला को आप दो क्षेत्रों में बांट रहे होते हैं, यानी यहां मैं बना रहा हूं जिला जो है, जिला को आप दो क्षेत्रों में, ठीक है ना, जिला को आप दो क्षेत्रों में बांट सकते हैं, ठीक है, दो क्षेत्रों में बांट सकते हैं। एक तो आपका शहरी क्षेत्र हो जाएगा वो, और एक हो जाएगा आपका ग्रामीण क्षेत्र। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया था कि कोई भी जिला हो सकता है आपका, मान के चलिए जैसे ये धनबाद जिला हो गया आपका, ठीक है। तो अगर आप धनबाद की बात करें तो क्या पूरा जो धनबाद आप जो देख पा रहे होंगे, क्या आप भले आप जहां रह रहे होंगे धनबाद में, वो शहरी हो सकती है, शहरी सिटी हो सकती है, लेकिन क्या पूरा धनबाद शहरी इलाका है, शहरी क्षेत्र है, नहीं। धनबाद का कुछ इलाका जो आपको मिलेगा सिटी फॉर्म में, ठीक है ना, और बाकी जो रेस्ट आपको जो देखने को मिल रहा है ये हो गया आपका ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है। तो आपको यही मैं बता रहा हूं कि ये जो धनबाद जिला आप इसको दो फॉर्म में बांट सकते हैं। इसी प्रकार जिला को आप दो क्षेत्रों में बांट सकते हैं, एक शहरी क्षेत्र और एक ग्रामीण क्षेत्र में। अब यहां पे समझिए, देखिए जो शहरी क्षेत्र हैं, जो शहरी क्षेत्र होंगे वहां की जो भी, जहां पे जो संसाधन होंगे, ठीक है, संसाधन होंगे, या फिर वहां की जो समस्याएं होंगी, या वहां की जो परिस्थितियां होंगी, ठीक है ना, कंपैरेटिवली ग्रामीण क्षेत्र में जो संसाधन होगी आपकी, या वहां की जो समस्या होगी, या वहां की जो परिस्थितियां होंगी, ये क्या होंगी भाई, अलग अलग होगी। ये क्या होगी आपकी, अलग अलग होगी, बिल्कुल। अगर अलग अलग होगी तो क्या कोई एक बॉडी यहां पर काम कर सकती है इन दोनों क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में? नहीं। इसीलिए शहरी क्षेत्रों में जो संस्था होगी, जो यहाँ की रह रही है जो जनता, उनके विकास के लिए जो योजनाएं बनाने की जिम्मेदारी है, और जो योजनाओं को बनाया गया है उनको लागू करने की जो जिम्मेदारी होगी, उसके लिए एक संस्था बनाया जाएगा जिसको आप कहेंगे नगर पालिका। अब आप समझ पा रहे होंगे कंसेप्ट को। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो बात कर रहे हैं, जो जनता रह रही है, उनकी जो विकास की बातें होगी, उनके विकास के लिए जो योजनाएं बनाने की जो जिम्मेदारी होगी, या उन योजनाओं को लागू करने की जो जिम्मेदारी होगी, उनको आप कहेंगे उस संस्था को पंचायती राज। क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं? धीरे धीरे अब नगर पालिका और पंचायती राज के बारे में समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई? ये पंचायती राज मतलब ये स्थानीय लोकल लेवल पे है, यानी जिला से लेके ग्रामीण क्षेत्र में। यानी जिला को भी हमने दो भाग में बांट दिया है, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। अब जिला में भी अगर शहरी क्षेत्र की बात कर ले, वहां के रह रहे जनताओं की जो विकास की बात कर ले, तो उनके विकास के लिए जो भी वहां की समस्याएं हैं, जो भी वहां की परिस्थितियां हैं, जो भी वहां की जो स्थितियां हैं, उनको देखते हुए जो योजनाएं बनानी है या उन योजनाओं को लागू करनी है, उसकी जिम्मेदारी किसके पास होती है? संस्था का क्या कहेंगे? उसे नगर पालिका कहेंगे। और वही ग्रामीण क्षेत्रों में वहां की जो जनता है, वहां के जो विकास के लिए जो भी योजनाएं बनाएगी, उनको देखने के लिए कौन है? पंचायती राज। यानी कि अगर अब मैं अगर यहाँ इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर सिस्टमेटिक वे में लिखूं, ये आपका स्थानीय सरकार हो गया। ठीक है, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार कहां पे काम कर रही होगी भाई? स्थानीय स्तर पर। ठीक है ना, स्थानीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पे कहने का मतलब क्या है सर? स्थानीय स्तर पे कहने का मतलब है भाई ये जिला लेवल पे काम करेगी। और जिला को भी आप दो फॉर्म में बांट दे रहे हैं, एक शहरी क्षेत्र में
और एक ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है ना। शहरी क्षेत्र में ही आपने कहा इसको ब्लॉक लेवल पे, और आप इसको कह रहे हैं ग्रामीण या फिर ग्राम के लेवल पे। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइएगा। तो ये जो स्थानीय सरकार है भाई, ये स्थानीय सरकार कहाँ पे काम कर रही है? लोकल लेवल पे, स्थानीय स्तर यानी जिला लेवल पे काम कर रही है। अब जिला को ही आपने दो फॉर्म में बांट दिया, शहरी और ग्रामीण। इट मीन्स जो स्थानीय सरकार है इसका भी तो दो भाग में आप कैटेगराइज करेंगे। कैसे? एक तो आप कहेंगे ग्रामीण, एक आप कहेंगे ग्रामीण स्थानीय सरकार, एक आप कहेंगे ग्रामीण स्थानीय सरकार, और एक आप कहेंगे शहरी स्थानीय सरकार। ठीक है, एक आप क्या कहेंगे? शहरी स्थानीय सरकार, एक आप कहेंगे शहरी स्थानीय सरकार। यानी कि ये जो स्थानीय सरकार है ये काम कहाँ पे करेगी? जिला पे काम करेगी, जिला स्तर पे, जिला लेवल पे काम करेगी। लेकिन जिला को भी हम दो भाग में देख रहे होते हैं, एक ग्रामीण स्तर, ग्रामीण क्षेत्र का, एक शहरी क्षेत्र का। वही जिला जैसे धनबाद का एक जो क्षेत्र है शहरी क्षेत्र है, तो वहां पे जो सरकार होगी वो शहरी स्थानीय सरकार कहलाएगी। और वही धनबाद जिले में अगर देखा जाए जो ग्रामीण क्षेत्र है, उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो देख रही होगी, उस ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकार है वो ग्रामीण स्थानीय सरकार कहलाएगी। तो अभी मैंने आपको बताया, अब जैसे कि मैंने बताया कि अब यहाँ पर अगर एक ही बॉडी अगर कोई बना दिया जाए, इसको भी देखे इसको भी देखे, क्या पॉसिबल है? नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जो गांव की जो भी समस्याएं होगी या जो भी परिस्थितियां होगी, जो भी वहां पे संसाधन होगी वो अलग अलग होगी। जैसे शहर की समस्याएं, अब शहर में आप देखेंगे पक्के मकान मिलेंगे, रोड अच्छी मिलेगी, पानी की सुविधाएं मिलेगी, तो उस लेवल पे यहाँ पे योजनाएं बनाई जाएगी। क्या यहाँ पे योजना पक्के सड़क पे ध्यान दिया जाएगा? नहीं, यहाँ रोजगार पे ध्यान दिया जाएगा, यहाँ के पर्यावरण को शुद्ध करने पे जोर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री बैठ रहे होंगे। लेकिन यही ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पे कच्चे मकान मिलेंगे, रोड नहीं होंगे, जलापूर्ति की समस्याएं होगी, तो इस पे पहले यहाँ पे सरकार काम करेगी। ठीक है ना। कंपैरेटिवली यहाँ पे इंडस्ट्री कारखाने लगाने पे ज्यादा ध्यान देने से क्या यहाँ पे ध्यान देना भाई? कैसे यहाँ पे लोगों को पक्के मकान मिल सके, पानी की समस्याएं दूर हो सकी, जो भी गंदगियां हैं उनको कैसे, है ना। तो इसके लिए कोई एक बॉडी तो काम नहीं कर सकती है दोनों लेवल पे, तो इसलिए दो बॉडी होगी। इस बॉडी को हमने कहा ग्रामीण क्षेत्र पे जो देखेगी उसको पंचायती राज कहा, और जो शहरी क्षेत्र पर देख रहे होगी उसको हमने नगर पालिका का नाम दिया। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम और अच्छे से और डिटेल कर देते हैं। देखिए भाई, तो हमने ये कहा कि भाई यहाँ पे समस्याएं गांव और शहर में, ठीक है ना, यानी गांव यानी कि ग्रामीण और शहर यानी कि शहरी क्षेत्रों में क्या है, अलग अलग है। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए जो संस्था बनाई गई, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी समस्याएं हैं जनता को, उनको देखने के लिए एक संस्था बनाई गई जिसको आपने क्या कहा? पंचायती राज कहा। ठीक है। और जो शहरी लेवल पे जो लोग रह रहे हैं उनकी समस्याओं को देखने के लिए जो एक संस्था बनाई गई उसको आपने कहा नगर पालिका। उसको आपने क्या कहा? नगर पालिका। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? पहले हमें ये बताइए। तो अब इस प्रकार से समझिएगा कि ये जो ग्रामीण स्थानीय सरकार में आपने जो बात किया, जो एक संस्था बनाया गया जिसको आपने कहा पंचायती राज, अब जनता क्या करेगी? जनता चुन करके भेजेगी। ठीक है, जनता के द्वारा, ठीक है ना, निर्वाचित किया जाएगा प्रतिनिधि को। निर्वाचित प्रतिनिधि को क्या किया जाएगा? यहाँ भेजा जाएगा। जो ग्राम है यानी कि जो भी गांव है, ठीक है ना, उस गांव की समस्याओं को देखते हुए वहां पे क्या किया जाएगा? ये पंचायती राज जो संस्था है, यहाँ पे जो निर्वाचित होकर के जो व्यक्ति बैठ रहे होंगे, प्रतिनिधि जो बैठ रहेंगे, वो उस गांव की समस्या के अकॉर्डिंग योजनाएं बनाएगी और योजनाओं को क्या करेगी? लागू करेगी। ठीक है। उसी प्रकार नगर पालिका जो संस्था बनाई गई, यहाँ पे भी जनता के द्वारा क्या किया जाएगा? निर्वाचित प्रतिनिधि को भेजा जाएगा, और ये प्रतिनिधि क्या करेगा? इस शहरी क्षेत्र पर जो समस्याएं होगी उन समस्याओं के लिए योजनाएं बनाएगी और उन योजनाओं को लागू करने का काम करेगी। क्लियर हो गया ये बात? चलिए ठीक है, इसको हटा लिया जा भाई। अब एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं गांव में जो स्थानीय सरकार का जो स्वरूप है वो क्या है भाई? पंचायती राज है कि नहीं भाई? मैंने ये बोला कि जो गांव आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्थानीय सरकार का जो स्वरूप है, ठीक है ना, जो स्वरूप है वो स्वरूप क्या है? वो आपका पंचायती राज है। और शहरी क्षेत्र में या फिर शहरी स्थानीय सरकार का जो स्वरूप है वो स्वरूप क्या है भाई? नगर पालिका है। ठीक है, वो क्या है? नगर पालिका है। क्लियर हुआ? अब चलिए आइए देखिए, अब पंचायती राज ये जो संस्था बनी है भाई, ठीक है ना, अब ये पंचायती राज जो संस्था बनी है ग्रामीण स्तर पे, इनको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? ये आपसे एग्जाम में पूछेगा। ये अभी हम लोग डिटेल करेंगे, लेकिन अभी एक जगह में कर रहा हूं इसलिए एक जगह लिख दे रहा हूं। जो पंचायती राज है इनको संवैधानिक दर्जा देने का मतलब समझिए, हमारा संविधान कब लागू हुआ भाई? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है,
हमारा संविधान तैयार होने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना, ठीक है, 18 दिन का समय लगा। तो यहाँ पे जब संविधान लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 को, तो इस संविधान में यानी कि ये हमारा क्या हो गया भाई? मूल संविधान। जो संविधान हमारा तैयार होकर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो इस संविधान में कहीं भी पंचायती राज का जिक्र नहीं किया गया था, ठीक है ना, और ना ही नगर पालिका की जिक्र की गई थी। समझ में आया? अभी मैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे जाऊंगा, बताऊंगा पंचायती राज का गठन कैसे हुआ, क्या परिस्थितियां बनी, ठीक है, नगर पालिका के बारे में मैं बताऊंगा। पर अब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर भी बता दूं कि संवैधानिक दर्जा जो दिया गया, इसका अर्थ यह है कि जब संविधान लागू हुआ, उस संविधान यानी कि 2 साल 11 महीना 18 दिन में जो संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, उस मूल संविधान में कहीं भी पंचायती राज और नगर पालिका की जिक्र नहीं की गई थी, ठीक है। तो इसको संविधान में कब दाखिला मिला, इस प्रकार से समझिए कि स्कूल में एडमिशन कब मिला। पढ़ाई तो कर रहे हैं आप, लेकिन विदाउट एडमिशन इन स्कूल, यानी कि इसको संविधान में फिर इसको कब ऐड ऑन किया गया? तो संविधान में जब भी कोई चीज को ऐड ऑन करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है? संशोधन करना होता है। 73वां संविधान संशोधन करना पड़ा हमें, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन करना पड़ा। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, ठीक है, 1992 के तहत इसको क्या कर दिया गया भाई? कानून बना दिया गया, यानी कि संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, ठीक है, दर्जा दे दिया गया। और याद रखिएगा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अभी क्या किया गया भाई? समझिए ध्यानपूर्वक इसको समझिए, इसको संवैधानिक अभी दर्जा दिया गया, ठीक है, कानून बना दिया गया, यानी यहाँ पे अभी आपका कानून बन चुका है। कानून ये अभी आपका बना है, लेकिन इसको लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, समझ में आया? उसी प्रकार से अगर नगर पालिका की बात की जाए तो नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा कब मिली थी? तो भाई समझिएगा, जस्ट इसके बाद अगला संविधान संशोधन किया गया, 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, 74वां संविधान संशोधन। इसी 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, ठीक है, क्या किया गया? इसको दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा, यानी कि कानून बना दिया गया। और कानून बनाने के बाद इसको लागू कब किया गया? तो 1 जून 1993 को क्या कर दिया गया? लागू। तो दोनों सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है। अगर आपसे पूछा कि इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला? 73वां संविधान संशोधन 1992। लागू कब हुआ भाई? 1993, 24 अप्रैल, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और वही नगर पालिका की बात करें तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इनको क्या कर दिया? संवैधानिक दर्जा यानी कानून बनाया गया। लागू कब किया गया? 1 जून 1993 को लागू किया गया। ये अब समझ में आया कि नहीं भैया? अब यहां से अब आपको पढ़ाऊंगा मैं पंचायती राज के बारे में, ठीक है। अब आप अगर समझ पा रहे होंगे कि पंचायती राज जो आपके सिलेबस में मेंशन है, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि पंचायती राज है क्या भाई? पंचायती राज आप क्या है? तो आप बोलेंगे पंचायती राज एक संस्था हो गई एक प्रकार से, ठीक है। इस संस्था को क्यों बनाया गया था? कि जो स्थानीय लेवल पे यानी कि स्थानीय स्तर पर, ठीक है ना, जो लोग हैं, जो लोग है कहने का मतलब जो जनता है, ये जनता यानी स्थानीय कहने का मतलब क्या है भाई? जिला। अब जिला में भी हमने देखा कि 2 कैटेगराइज किया गया है भाई, 2 कैटेगराइज है, एक शहरी क्षेत्र है और एक ग्रामीण क्षेत्र है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में जो जनता रह रही है, उनके विकास के लिए जो योजनाएं बनानी है या उन योजनाओं को लागू करने की या उसको क्रियान्वित करने की जो जिम्मेदारी होगी, वो किसके पास होगी? पंचायती राज के पास होगी। और जो शहरी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, उनके विकास के लिए जो योजनाएं बनानी है, उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जिसकी जिम्मेदारी है, वो संस्था क्या है? आपकी नगर पालिका। क्या अब क्लैरिटी मिल पा रही है कि नहीं? पहले हमें यह बताइए। चलिए भाई, यानी अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पंचायती राज के बारे में। चलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं? पहले हमें यह बताइएगा। तो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले पंचायती राज। तो पंचायती राज के अब हम थोड़े से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं, ठीक है ना। इसके ऐतिहासिक यानी कि इतिहास इसका थोड़ा सा देखते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आखिर किस प्रकार से इसका गठन हुआ, पृष्ठभूमि, इसका गठन हुआ किस प्रकार से, किसकी सरकार थी, ठीक है ना, क्यों इसकी जरूरत आन पड़ी हमें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। यही आप देखिए, अब मेंस में भी अगर आप जाएंगे तो लिखने को आ सकता है पंचायती राज या नगर पालिका के लेवल पे कौन कौन सी समिति का गठन किया गया, हर समिति का क्या सुझाव रहा है, उस सुझाव के अकॉर्डिंग क्या परेशानी आई, किसको एक्सेप्ट किया गया, कौन सी समिति ने किसका समर्थन दिया था, ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ती है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, ठीक है। तो चलिए एक एक करके अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पंचायती राज के बारे में स्टार्ट करेंगे, फिर नगर पालिका का नंबर आएगा। तो अभी कम से कम एक क्लास और, इसके बाद एक क्लास और लगेगा पंचायती राज को खत्म करने में। देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो कहा गया, इसका मतलब क्या है? समझ में आ रहा है ना कि भारत में
पंचायती राज का विकास, ठीक है, भारत में पंचायती राज का विकास, भारत में पंचायती राज का जो विकास हुआ है, ठीक है, उस विकास की पृष्ठभूमि को आप देखने जा रहे हैं। किस प्रकार से भारत में पंचायती राज जो संस्था है उसका विकास हुआ, उसकी बात हम करने वाले हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, ठीक है। देखिए, भारत आजाद कब हो रहा है? 1947 में। और हमारा संविधान लागू कब हो रहा है? 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। हमारा संविधान क्या हो रहा भाई? लागू हो रहा, ठीक है। अब एक चीज को समझिएगा, जो पंचायती राज जो व्यवस्था है इसको एक नाम से जाना जाता है। पंचायती राज जो व्यवस्था है इसको कहा जाता है, आप किताबों में पढ़ेंगे भी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से भी हम इसे जानते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अब यहाँ पे एक शब्द है, लोकतांत्रिक का अर्थ मैंने समझा रखा बहुत बार, विकेंद्रीकरण का अर्थ को पहले समझिए। देखिए, विकेंद्रीकरण मतलब क्या है, अब ऐसा समझिए, जैसे कि एक ये लेवल है, ठीक है, एक लेवल यहाँ पे है, यहाँ पर एक व्यक्ति को बैठाया गया है इस पूरे क्षेत्र को देखने के लिए, और यहाँ पर एक व्यक्ति को बैठाया गया इस क्षेत्र को देखने के लिए, यानी कि कार्यों को क्या किया गया भाई? डिवाइड कर दिया गया है। अब यही क्या होता कि ये पूरे क्षेत्र को देखने के लिए और इस क्षेत्र को देखने के लिए कोई एक व्यक्ति को रखा जाता, तो जो मैनेजमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोनों जगह अलग अलग व्यक्ति को बैठा करके, और कंपैरेटिवली एक व्यक्ति को देखता, तो सिंपल सी बात है, इसे देखने में काफी समस्याएं आती भाई। इतना बड़ा क्षेत्र, दोनों जगह को खुद सब कुछ मैनेज करना में तकलीफ होता कि नहीं होता? बिल्कुल। कंपैरेटिवली यहाँ पे दो व्यक्ति को बैठाया गया, तो ये जो आपने क्या किया गया भाई? यहाँ डिसेंट्रलाइज किया, यानी विकेंद्रीकरण क्या है? यानी कि पावर को क्या किया गया भाई? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। एक पावर यहाँ पे दे दिया गया इस व्यक्ति को, एक पावर यहाँ पे दे दिया गया इस व्यक्ति को। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन करना। और इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया गया है, क्योंकि पंचायती राज कहने का मतलब क्या है? स्थानीय स्तर पर, है ना, यानी स्थानीय स्तर पर, यानी कि जिला स्तर पर जो जनता है वो जनता क्या करेगी भाई? खुद चुन करके प्रतिनिधि को पंचायती राज संस्था में बैठाएगी और उनके विकास के लिए योजनाएं बनाएगी और उसको क्रियान्वित करेगी। और ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विचारधारा से काफी ज्यादा प्रभावित है गांधी जी। गांधी जी का भी यही कहना था कि अगर भारत देश का अगर विकास करना है, ठीक है, भारत का विकास तब तक नहीं होगा जब तक कि गांव आत्मनिर्भर नहीं होता है, और आत्मनिर्भर के लिए क्या होगा भाई? पंचायती राज की आवश्यकता, ठीक है। अब इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को यहाँ पे समझिएगा कि कुछ ऐसे नेता जैसे कि महात्मा गांधी हो गए आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू हो गए आपके, या लाला लाजपत राय हो गए, लाला लाजपत राय हो गए आपके, सुभाष चंद्र बोस हो गए आपके, ये सभी लोग क्या है भाई? दादा भाई नौरोजी भी लिख लीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर भी लिख लीजिए, ये सभी क्या है? पंचायती राज के समर्थक थे, ठीक है ना, पंचायती राज के समर्थक थे। लेकिन जैसे कि B.R. अम्बेडकर साहब को ले लीजिए, अम्बेडकर साहब ने, देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अम्बेडकर साहब ने इस पंचायती राज व्यवस्था को जातिवादी का नाम दिया था, जातिवादी का नाम दिया था, सामंतवादी का नाम दिया था, ठीक है। इसको बोला गया था कि एक जातिवादी ढांचा है या फिर सामंतवादी ढांचा है। इसीलिए ये जो विवाद आप जो देख रहे हैं या ये जो टकराव देख रहे हैं, किन्हीं का समर्थन करना और किन्हीं का समर्थन नहीं करना, इस कारण इसको ध्यान में रखते हुए के संथानम, याद रखिएगा नाम, के संथानम के प्रस्ताव पे, ठीक है ना, के संथानम के प्रस्ताव पर पंचायती राज में जो भी प्रावधान है, पंचायती राज में जो भी प्रावधान है, जो भी प्रावधान है, हम लोग देखेंगे कौन कौन से प्रावधान है, क्या क्या सी बातें लिखी गई है, उन सभी प्रावधान को डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 40 में क्या कर दिया गया भाई? स्थान दे दिया गया। तो आपको आर्टिकल 40 जब मैंने पढ़ा तो वहां भी बताया था कि पंचायती राज ग्राम सभा से संबंधित इसमें प्रावधान लिखी गई है, किसमें? आर्टिकल 40 में। हमने क्या बताया भाई? हमने ये बोला कि जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसका मतलब कि भारत में पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं उसका विकास कैसे हुआ। कहा कि 1947 में भारत आजाद हो रहा है, 1950 में संविधान लागू हो रही है। अब पंचायती राज जो व्यवस्था है इसको हम किस नाम से जानते हैं? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से जानते हैं, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन करना। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को क्या करना भाई? डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि केंद्र स्तर पे जो केंद्र सरकार है वो केंद्र लेवल पे ही कार्य करेगी। अब एक बात ऐसा समझिए कि दिल्ली में बैठा जो सरकार है, ठीक है, अगर कोई भी एक स्टेट को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, अब उस स्टेट का कोई एक गांव ले लीजिए, आप दूसरा कोई एक स्टेट ले लेते हैं भाई और उस स्टेट का एक गांव ले लीजिए। देखिए इस
गांव की और इस गांव की जो समस्याएं परिस्थितियां होगी क्या होगी, अलग होगी। अब दिल्ली में जो बैठा व्यक्ति है ना तो वो इस स्टेट के इस गांव में कभी आया है, ना इस स्टेट के इस गांव में आया। अब इसने कोई एक योजना बना दी है। अब ये योजना जो बनाई है क्या इस गांव के परिस्थिति समस्याओं को या इस परिस्थिति समस्याओं को क्या हिट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। इसीलिए कहा गया, या गांधी जी का भी अगर आप विचारधारा देखेंगे तो उनका भी विचारधारा क्या रहा था भाई, कि विकेंद्रीकरण करना। इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया, लोकतांत्रिक विकेंद्र, यानी स्थानीय सरकार का कंसेप्ट आप समझ पा रहे होंगे कि जो निचले स्तर पे यानी कि ग्राम लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो लोग हैं क्या किया जाए, उनकी समस्याएं को, उनकी स्थितियों को, उनकी परिस्थितियों को समझते हुए वहां के या वहां पे क्या करेंगे, वहां पे जो जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे जनता के द्वारा वो योजना बनाएंगे, ना कि जो दिल्ली में बैठे लोग होंगे। ये केंद्र लेवल पे देखेंगे, राज्य स्तर पे अलग राज्य सरकार देखेगी। समझ में आया ये बातें, ठीक है भाई। अब यहां से समझिएगा, भारत आजाद हो गया 26 जनवरी, अच्छा यहां तक चीजें समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने एक बात और बताई कि यहाँ कुछ ऐसे नाम है जो पंचायती राज के समर्थन में थे, और बी आर अम्बेडकर जैसे बात किया जाए वो जातिवादी और सामंतवादी का ढांचा का रूप दिया था पंचायती राज को। तो ये जो टकराव है, इस टकराव को देखते हुए के संथानम के प्रस्ताव में पंचायती राज में जो भी प्रावधान थे उसको क्या कर दिया गया, डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 40 में स्थान दे दिया गया। ठीक है, चलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया हमारा। अब जैसे ही संविधान लागू हो रहा है, देश के विकास के लिए, ठीक है ना, देश के विकास के लिए सरकार काम करना शुरू कर देती है। देश के विकास के लिए सरकार क्या कर रही है भाई, काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अभी देखिए भारत क्या है, एक गरीब राज्य है। ठीक है, भारत क्या है, एक गरीब राज्य है, बेरोजगारी है यहाँ पे। इसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका की एक कंपनी, आपने नाम भी सुना होगा, फोर्ड फिस्टा करके गाड़ी का भी एक कंपनी है। ठीक है, वही कंपनी है फोर्ड कंपनी। ठीक है ना, फोर्ड फाउंडेशन भी कहा जाता है। फोर्ड फाउंडेशन जो कंपनी है, इससे क्या किया, भारत ने इनसे मदद ली। भारत ने इनसे मदद ली कि किस प्रकार भारत देश में विकास किया जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके किस प्रकार से विकास किया जाए। तो इसने क्या किया, 1951 में एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। देखिए अब इसको समझिए, पायलट प्रोजेक्ट का अर्थ क्या होता है। देखिए अब जैसे कि अगर आप कोई वैक्सीनेशन करते हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन बनाया गया तो उसको पूरी जनता के ऊपर तो भाई ट्रायल नहीं किया जाएगा, एक छोटी सी जनसंख्या ली जाती है, उस पर ट्रायल किया जाता है। अगर कोई साइड इफेक्ट है तो कुछ लोग ही से प्रभावित होंगे। उसी प्रकार से जो भी फोर्ड फाउंडेशन ने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया, अभी मैं बताऊंगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा, जो ये दो योजनाएं की शुरुआत करेगी। इसको शुरुआत करने से पहले एक मास लेवल पे, पूरे भारत लेवल पे शुरुआत करने से पहले इन्होंने कहा कि पहले हम एक छोटे स्तर पर, ठीक है ना, छोटे क्षेत्रों में हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि जो भी कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को चलाने में क्या समस्याएं आती है, क्या वो कार्यक्रम को लागू किया जाना पॉसिबल है भी या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पहले क्या किया गया, पायलट प्रोजेक्ट के तहत में एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया जिसको कहा गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना। तो आपसे पूछा जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना की शुरुआत कब की गई थी, 1951 में शुरुआत की गई थी एज ए पायलट प्रोजेक्ट के तहत, और इसकी सफलता के बाद फाइनली 1952 में, ध्यान रखना है भाई, यहाँ पे इन्होंने देखा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो योजना है, इस छोटे स्तर पे इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट करके देखा कि क्या क्या समस्याएं आती है, क्या ये सफल कार्यक्रम इसको चलाया जा सकता है भी नहीं, क्या इसको लागू किया जा सकता है भी नहीं, इसको लागू करने में क्या क्या चुनौती आ रही है। सारी चीजों को देखने के बाद जब फाइनल जब ये सक्सेस रहे तो फाइनली 1952 में 2 अक्टूबर को क्या किया गया, पूरे भारत लेवल पे, ठीक है ना, भारत में क्या कर दिया गया, इसकी शुरुआत कर दिया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की क्या कर दी गई भाई, शुरुआत कर दी गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की क्या कर दी गई, शुरुआत की गई। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ईयर 1951 रहेगा, इसी को टिक करिए, क्योंकि एज ए पायलट प्रोजेक्ट के तहत में शुरुआत इसकी हो गई थी भारत में 1951 में ही। ठीक है, किसने शुरुआत की थी, अमेरिका की एक कंपनी है, फोर्ड फाउंडेशन कंपनी है, उसके मदद से ही कि भारत में किस प्रकार से विकास किया जाएगा, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से विकास होगा, उसके लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसको हमने कहा सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना। और उसको छोटे स्तर पे जब देखा गया कि हम सक्सेसफुली रन कर पा रहे हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट देख पा रहे हैं, तो फाइनली 1952 2 अक्टूबर को क्या कर दिया गया, पूरे भारत में इसकी शुरुआत कर दी गई। जस्ट इसके अगले साल 1953 में, ये सारी चीजें नोट्स में लिखी हुई है भाई। ठीक है,
जस्ट अगले साल 1953 में एक और योजना की शुरुआत की गई जिसको कहा गया राष्ट्रीय विस्तार सेवा। जिसको क्या कहा गया? राष्ट्रीय विस्तार सेवा। अब इसको समझिएगा एक बार, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसे कहेंगे राष्ट्रीय यानी कि नेशनल विस्तार मतलब एक्सटेंशन सर्विसेज। ठीक है, अब ये जो दो प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किए गए हैं, यानी कि ये जो दो कार्यक्रम या दो प्रोग्राम आप कह सकते हैं, इन दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है भाई? दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है, पहले हमें ये बताइए। इनका उद्देश्य है ग्रामीण जो क्षेत्र है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं जनता, उनका विकास कैसे किया जाए। ठीक है, उनका विकास कैसे किया, यानी कि दो प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। 1954-51 में एज ए पायलट प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया उसको आपने क्या कहा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, विकास कार्यक्रम 1951 में स्टार्ट किया एज ए पायलट प्रोजेक्ट, इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट का मैंने अर्थ स्टार्ट कर दिया गया, और फाइनली पूर्ण रूप से 1952 में, ठीक है, 2 अक्टूबर को क्या कर दिया गया? पूरे भारत में इसकी शुरुआत कर दी गई, पूरे भारत में इसकी शुरुआत कर दी गई। और फाइनली फिर इसके जस्ट अगले साल 1953 में, 1952 के बाद 1953 में एक और योजना की शुरुआत हुई जिसे हमने कहा राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ठीक है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ठीक है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। इन दोनों का उद्देश्य क्या है मेरे भाई? इनका उद्देश्य क्या था? इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य क्या रहा? इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कैसे होगा। ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कैसे किया जाए। तो भाई देखिए, जब ये योजनाएं आपने स्टार्ट की है या फिर ये जो प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया, तो इसके तहत कुछ चीज़ों को आपने लक्ष्य रखा होगा या कुछ चीज़ें आपने डिसाइड किया होगा कि हमें ये सारी चीज़ें करनी है। उसी प्रकार इन दोनों योजनाओं के तहत ये सारी चीज़ें डिसाइड की गई थी कि देखा जाएगा कि गाँव में क्या सुधार आया। ठीक है, जो लोग रह रहे हैं, जो जनता है, उनमें क्या परिवर्तन देखने को मिला है, कितना विकास देखने को मिला है। तो 4 साल के बाद, ठीक है ना, आफ्टर 4 ईयर, तो 1952 में आपका पूरे भारत में स्टार्ट किया गया, 1953 में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। तो 4 साल अगर देखा जाए, 1952 के बाद में 4 साल जोड़ा जाए तो 1956 में 4 साल के बाद देखा ये गया कि जो आउटकम हमें मिलना चाहिए था, यानी कि जो योजना हमने दो योजना जो बनाई, इसका जो योजना का जो हमें लाभ मिलना चाहिए था, जिस लेवल पे हमने उम्मीद की थी लाभ की, लाभ का उम्मीद करना मतलब आप समझ रहे हैं ना कि इसका मतलब आप पहले समझिए भाई, लाभ उम्मीद मतलब क्या? कोई पैसे वगैरह से नहीं है, इसको समझिए। लाभ का अर्थ ये है कि जो योजना हमने चलाया उस योजना के तहत गांव का कितना विकास हुआ। ठीक है, गांव में कितना परिवर्तन हुआ है, गांव की जो जनता है उनकी जो रहन सहन का स्तर है, उसके रहन सहन के स्तर में कितना बदलाव देखने को मिला। तो वो जो हमने उम्मीद की थी, उस उम्मीद में हमें क्या मिली भाई? असफलता मिली। ठीक है, असफलता मिली। इसीलिए 1957 में अगले साल ही ये दोनों जो योजनाएं थी, इन दोनों योजनाओं को जांच करने के लिए, इन दोनों योजनाओं की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, या कह सकते हैं एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, एक कमेटी का गठन किया गया या एक समिति का गठन किया गया 1957 जनवरी 1957 में कमेटी का गठन क्या किया गया, जिसको कहा गया था बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति या इस कमेटी के अध्यक्ष थे बलवंत राय, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया था कमेटी का बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति का काम क्या है आप समझ पा रहे कि नहीं भाई? कि जो दो योजना है भाई, दो योजना कौन कौन सी? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और राष्ट्रीय विस्तार सेवा। ये जो कार्यक्रम जो चलाया गया था, इस कार्यक्रम में जो असफलता हमें मिली, आपको समझ में आ रहा है असफलता क्या मिली? वो असफलताओं को जांच करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था बलवंत राय मेहता समिति का। भाई आप क्या पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं पंचायती राज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्योंकि पंचायती राज किस प्रकार से भारत में विकास हुआ उसको आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। तो देखिएगा, तो बलवंत राय मेहता समिति ने जब इसकी जांच पड़ताल की, और इसका जब गठन आपको याद रखना कब हुआ था? जनवरी 1997 में। और फाइनली इसने अपना प्रतिवेदन दिया, यानी कि इसने अपनी प्रतिवेदन, ठीक है ना, इसने अपना जो प्रतिवेदन दिया, प्रतिवेदन कहने का मतलब समझ में आ रहा है आपको? रिपोर्ट। ठीक है, इसने अपना रिपोर्ट कब दिया था भाई? नवंबर उसी ईयर दे दिए थे इन्होंने 1957 में। ठीक है, नवंबर 1957 में इन्होंने क्या किया भाई? बलवंत राय मेहता समिति ने अपना रिपोर्ट दिया, और इस रिपोर्ट में ये कहा कि ये जो योजनाएं जो बनाई गई थी, ये योजना बहुत अधिक क्या थी भाई? केंद्रीकृत योजना थी ये। ठीक है ना, या फिर कहा जाए ये जो कार्यक्रम जो स्टार्ट किया गया था, योजना कहना सही नहीं, एक कार्यक्रम ही था ये एक प्रकार से,
कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ये जो कार्यक्रम है ये बहुत अधिक केंद्रीकृत है। केंद्रीकृत कहने का मतलब क्या, आप इसको समझिएगा। इसका मतलब क्या है, केंद्रीकृत कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बैठा, जो मैंने आपको समझाया कि बैठा दिल्ली है, और दिल्ली से क्या किया जा रहा है, इस प्रोग्राम को रन किया जा रहा है स्टेट नंबर 1 के लिए। स्टेट ये आपका दूसरा हो गया। ऐसे तो बहुत सारे स्टेट है भारत में भाई, और हर स्टेट की भाई ये जो प्रोग्राम किसके लिए भाई, गांव में, गांव यानी ये जो गांव हो गया आपके, ठीक है, यहाँ का इस स्टेट का जो गांव हो गया, यहाँ के स्टेट का गांव, तो भाई हर गांव की जो परिस्थितियां समस्याएं अलग है। और यहाँ बैठा जो व्यक्ति बना रहा है प्रोग्राम कार्यक्रम, ये ना तो कभी इस स्टेट के इस गांव को विजिट किया है, ना ही यहाँ पे आया, ना ही कभी यहाँ पे प्रेजेंस अपना दिखाया, अपनी उपस्थिति। तो यहाँ की स्थिति परिस्थितियों को जाने बिना ही आप कोई एक कार्यक्रम को चलाएं, तो जरूरी नहीं है कि हो सकता है ये कार्यक्रम इस स्टेट के इस गांव के लिए सुटेबल हो जाए उस समस्याओं को, लेकिन इसके लिए नहीं हो पाएगी। तो यही बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि इसके पीछे जो असफलता की जो रीजन रही वो रहा कि इस जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम बहुत अधिक केंद्रीकृत कर दिया गया था इसको, ठीक है। जिसने गांव को देखा नहीं भाई, जिसने गांव को जाना नहीं, वहां की समस्याओं को देखा नहीं, वहां की परिस्थितियों से भली भांति परिचित नहीं है, आप वहां के लिए क्या करें, कार्यक्रम चला रहे, तो वो कितना ही सफल हो पाएगा, ठीक है। तो अगर यही बलवंत राय मेहता समिति ने अपना सुझाव दिया, अब इसको समझिए इनके सुझाव को। इसने अपना रिपोर्ट तो दे दिया पहला कि जो असफलता के पीछे जो रीजन रहा है कि आपका जो कार्यक्रम है बहुत ही अधिक क्या है भाई, केंद्रीकृत है। अब इन्होंने जो सुझाव दिया, अब इसके सुझाव को समझिए। उन्होंने सुझाव ये दिया कि आपने जो कार्यक्रम शुरुआत की है, कार्यक्रम की शुरुआत की थी भाई किस लिए, गांव के विकास के लिए, है ना, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास के लिए आपने शुरुआत किया था ये कार्यक्रम। तो अगर आपको ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना है तो आपको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना होगा, जो मैंने अभी आपको समझाया था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना होगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को ही क्या कहा जाता है, पंचायती राज। यानी यहीं पे बलवंत राय मेहता समिति ने कंसेप्ट दिया था पंचायती राज व्यवस्था की। तो अब देखिए इसका विकास कैसे हुआ, ये समझ में आया कि नहीं आपको, कि पहले सरकार ने क्या की थी, कार्यक्रम शुरुआत की थी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय एक्सटेंशन सर्विसेज, लेकिन वो असफल रहे। असफल के बाद एक कमेटी आई बलवंत राय मेहता समिति, जिसने अपना रिपोर्ट दिया नवंबर 1957 में कि ये जो कार्यक्रम चलाए जा रहे भाई ये केंद्रीकृत है, सेंट्रलाइज है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना होगा। तो यहीं पे बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था का, यहां मैं लिख दे रहा हूं, पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया, कंसेप्ट को ये दिया। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो किनको कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, ठीक है, बलवंत राय, क्योंकि इन्होंने ही ये अपना सुझाव दिया था, बलवंत राय मेहता ने, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने ही क्या किया था, अपना रिपोर्ट दिया था, ठीक है, व्यवस्था। तो इसकी सिफारिश की, पंचायती राज व्यवस्था की क्या की भाई, अपने सुझाव में इसकी सिफारिश की, क्या कि अच्छा पंचायती राज की सिफारिश भी किस तरीके से की, ये समझिए। इन्होंने क्या कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने सुझाव दी थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने सुझाव दी थी, किसने, बलवंत राय मेहता समिति ने। समझिए हमने क्या बोला कि यानी कि जो कमेटी का गठन किया गया है यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति की, इन्होंने अपना रिपोर्ट में बताया कि जो कार्यक्रम है भाई बहुत अधिक केंद्रीकृत है, इसको आप क्या करें, लोकतांत्रिक विकेंद्र यानी कि डिसेंट्रलाइज करें। और इन्होंने फाइनल जो सुझाव में क्या कहा कि इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का, ठीक है ना, कि इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने सिफारिश दी और पंचायती राज संस्थाओं को साधन माना कि, और यही पंचायती राज को क्या कहा जाता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये मैंने आपको बताया। और पंचायती राज व्यवस्था को भी इन्होंने किस प्रकार से बताया था, उसने क्या बताया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की क्या करनी होगी भाई आपको, इसकी इन्होंने सुझाव दी थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने क्या की थी भाई, सुझाव दी थी। अब त्रिस्तरीय को समझिएगा, त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर होंगे, ठीक है, पहला स्तर, दूसरा स्तर और तीसरे स्तर पे। पहला स्तर को कहा गया जिला स्तर, दूसरे को कहा गया भाई ब्लॉक स्तर, ठीक है ना, और तीसरा स्तर कहा गया ग्रामीण स्तर पे, ठीक है। जिला स्तर पे पंचायती राज और ब्लॉक स्तर पे और ग्रामीण स्तर पे, यानी 3 स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था का जो सुझाव दिया था, किसने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। इसीलिए बलवंत राय मेहता को क्या कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है, किसका, पंचायती राज का। यही पंचायती राज का कंसेप्ट सब आपको समझ में आ रहा है, क्यों लोग पंचायती राज को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से जानते हैं, समझ में आया ना, क्योंकि जो चीजें सेंट्रलाइज थी उसको क्या कहा बलवंत राय मेहता समिति ने, कि उसको आप क्या करें भाई, डिसेंट्रलाइज करें। डिसेंट्रलाइज करने के लिए आपको एक पंचायती राज संस्था की क्या करने की, गठन करनी होगी। और ये पंचायती राज संस्था कितने स्तर की होगी, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था की गठन करने की सुझाव किसने दिया भाई, बलवंत राय मेहता समिति ने। 3 स्तर यानी कि जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और ग्रामीण स्तर पे, ठीक है।
तो यही जिला स्तर पे आप देखते हैं भाई, जिला परिषद की बात करते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे कौन है भाई, डीएम को बनाया गया था। इस ये सुझाव में, ये बलवंत राय मेहता समिति का सिफारिश में बता रहा हूँ। जिला स्तर पर डीएम है, फिर ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति की बात करते हैं, और ग्राम स्तर पे आप ग्राम पंचायत की बात करते हैं। अभी हम आएंगे इस पे धीरे धीरे, ठीक है भाई। समझिए, ये जो सुझाव इस कमेटी ने दिए है, ये किसको दिए, केंद्र सरकार को दिए, ठीक है। जो केंद्र में बैठी जो सरकार है, नेहरू जी की जो सरकार है, उनके पास ये रिपोर्ट आई है भाई। लेकिन जो पंचायती राज है, ये पंचायती राज जो व्यवस्था है, ये कौन से सूची का विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय। अब समस्या क्या आ रही है, अब इसको समझिएगा। राज्य सूची का ये विषय है भाई। अब ये बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसने किया, पहले ये बताइए। केंद्र सरकार ने इसका गठन किया है, ठीक है। केंद्र सरकार ने इसका गठन किया है। इस बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया है कि भाई लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज का गठन करिए, त्रिस्तरीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का गठन करिए। लेकिन भाई पंचायती राज जो व्यवस्था है, ये राज्य सूची का विषय, तो इसमें केंद्र सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती थी, ये समस्या है भाई। इसीलिए अब इसके लिए क्या करना होगा भाई, जो केंद्र सरकार है, ठीक है ना, केंद्र सरकार को राज्य सरकार से क्या करनी पड़ेगी भाई, बातचीत करनी पड़ेगी। राज्य सरकार से क्या करनी पड़ेगी भाई, बातचीत करनी पड़ेगी, ये पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के। समझ में आया कि नहीं भाई। यहाँ पे समस्या को समझिए, क्या समस्या है कि पंचायती राज जो व्यवस्था है, ये राज्य सूची का विषय है, जिसमें केंद्र सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती है। इसीलिए केंद्र सरकार को जो रिपोर्ट सौंपा बलवंत राय मेहता समिति ने, इसके लिए केंद्र सरकार को समझ में अब ये आ रहा है कि पंचायत राज की जो व्यवस्था है, अगर इस पंचायतों की स्थिति को अगर हमें सुधार करनी है, तो हमें राज्य सरकार से क्या करनी होगी, बात करनी होगी। इसलिए 1958 में, ठीक है ना, एक गैर संवैधानिक संस्था है, उस समय हुआ करती थी अब तो खैर ये है ही नहीं, गैर संवैधानिक संस्था हुआ करती थी। गैर संवैधानिक संस्था होती थी एनडीसी, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी हिंदी में हम इसे कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्र विकास परिषद, ठीक है। राष्ट्र विकास परिषद एक गैर संवैधानिक संस्था थी। 1958 में एक गैर संवैधानिक संस्था है, कौन सी संस्था भाई, राष्ट्रीय विकास परिषद। जिसके सदस्य कौन है भाई, देखिए, जिसके सदस्य की बात किया जाए, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन होते थे, इनके अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री, और सदस्य कौन होते थे, जितने भी स्टेट हैं, सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर क्या होते थे, इनके सदस्य होते थे, ठीक है। अब इस गैर संवैधानिक संस्था में क्या किया गया, बलवंत राय मेहता समिति ने जो सुझाव दिए थे, ठीक है, इस विकास परिषद में क्या किया गया, जो सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने, उस सुझाव पे चर्चा किया गया, ठीक है। उस सुझाव पे क्या किया गया, चर्चा किया गया। नेहरू ने राज्यों के सारे सीएम से क्या किया, अभी यहाँ पे सीएम कौन है भाई, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर है। नेहरू जी ने चर्चा किया सारे स्टेट के सीएम से, ठीक है, जो भी सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था पे। तो यहाँ पे सारे जो स्टेट के सीएम है, इन्होंने क्या किया भाई, अपना अपना विचारधारा रखा, ठीक है। तो जो चर्चा हुई नेहरू जी से, जो राज्य के सीएम थे, तो राज्य के जो सीएम रहे, ठीक है ना, जो राज्यों के जो सीएम रहे, उन्होंने क्या कहा, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जो पंचायती राज है, ठीक है, राज्य के सारे सीएम है, वो कह रहे हैं कि पंचायती राज जो है वो भाई राज्य का विषय है, ठीक है, यानी कि राज्य सूची का विषय है, ठीक है, राज्य सूची का विषय है। इस पर राज्य का अधिकार है, किसका अधिकार है भाई, स्टेट का अधिकार होगा। इसलिए इस पर केंद्र हस्तक्षेप ना करे। केंद्र क्या करे भाई, हस्तक्षेप ना करे। और अभी ये जो आप बात कर रहे हैं, ये जो डिस्कशन हो रही है, कब, 1958 में। और अभी यही राज्य के जो सीएम है, इस चर्चा में ये बता रहे हैं कि अभी भारत 1947 में आजाद हुए, और बात कर लिया 1958 में, यानी अभी 11-12 साल भारत को आजाद हुए हो ही रहे हैं। और इतना अभी संसाधन ना तो राज्य के पास है, और ना ही भारत देश के पास है, और ना ही इतने पैसे हैं कि सुचारू रूप से पंचायती राज को क्या किया जा सके, लागू किया जा सके। यानी संसाधन की कमी है भाई भारत के पास। अभी भारत आजाद ही हो रहा 1947 में, और अभी 1958 में ही ये सारी सुझाव पे चर्चा हो रही थी, ठीक है। तो पंचायती राज को यहाँ इन्होंने कहा, राज्य के सीएम में, कि जो राज्यों के सीएम, उन्होंने कहा कि पंचायती राज भाई राज्य सूची का विषय है, इस पर अधिकार किसका है, राज्यों का अधिकार, इसलिए केंद्र इस पर क्या करे, हस्तक्षेप ना करे। और अभी देश के आजाद हुए 10-11 साल हो ही रहे हैं, और पंचायती राज को लागू करने के लिए जो पैसे, जो संसाधन चाहिए, उसकी हमारे पास क्या अभी कमी है। इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना है। इसलिए इन्होंने कहा कि अगर पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना है, पंचायती राज व्यवस्था को अगर लागू करना है, तो ये राज्यों के ऊपर छोड़ दें, ठीक है, राज्यों के ऊपर क्या करें भाई, छोड़ दें। जैसे जैसे राज्यों के पास पैसे आएंगे, संसाधन आएंगे, वो धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको लागू करते चले जाएंगे। फाइनल ये जो चर्चा हुई, इसी चर्चा पे जो भारत के प्रधानमंत्री है नेहरू जी,
और राज्य के जो सीएम है इस पर क्या हुआ भाई, हस्तक्षेप हो गया। यानी कि इस जो फाइनल जो चर्चा जो अभी मैंने आपको सुनाया कि ये केंद्र जो है इस पर हस्तक्षेप ना करें, ये राज्य की सूची का विषय है, राज्यों का अधिकार है। और मेन संसाधन पैसों की कमी है, जैसे जैसे राज्यों के पास संसाधन पैसे आएंगे उसको क्या करेंगे, वो राज्य पंचायती राज को लागू करते चले जाएंगे। ये सहमति हुई किसके किसके बीच में, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर है, ये सहमति हुई। ठीक है। और फाइनली जो पहला राज्य बना 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है ना, 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान पहला राज्य है, याद रखिएगा। राजस्थान जो बनेगा पहला राज्य, फर्स्ट स्टेट बनेगा जो पंचायती राज को लागू करता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेट। अच्छा, कौन सा जिला में लागू किया गया ये भी आपसे पूछा जाता है, राजस्थान के नागौर जिला में। और इस समय प्रधानमंत्री कौन है भाई, नेहरू है। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था जो पहला जो स्टेट है लागू करने वाला कौन, राजस्थान के कौन से जिले में, नागौर जिला में, 2 अक्टूबर 1959 में। इसके जस्ट 9 दिन बाद यानी 11 अक्टूबर 1959 को दूसरा जो स्टेट रहा वो आंध्र प्रदेश स्टेट रहा। आंध्र प्रदेश के किस जिले में, महबूब, ठीक है ना, महबूब नगर है, जहां पे क्या कर दिया गया, इसको लागू कर दिया गया। ठीक है। और फिर धीरे धीरे 1968 आते आते ऑलमोस्ट 98% जो राज्य हैं उन्होंने क्या किया भाई, पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया था, एक्सेप्ट नागालैंड और लक्षद्वीप को छोड़ करके। ठीक है, छोड़ करके सारे राज्यों में पंचायती राज क्या कर दिए गए भाई, लागू कर दिए गए थे। ठीक है, जितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश है वहां पे पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया था, एक्सेप्ट नागालैंड और लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी रहे उनको छोड़ करके ऑलमोस्ट लगभग समझिए पूरे भारत में क्या है भाई, पंचायती राज व्यवस्था लागू हो चुकी है। ठीक है, अब समझिए। अब यहां पे एक समस्या अब यहां पे और क्या आ रही है कि जैसे कि एक एग्जांपल दूं, जैसे पश्चिम बंगाल में पंचायती राज व्यवस्था को जो एक्सेप्ट किया गया या जो लागू किया गया, जो उसका गठन किया गया, उसका गठन किया गया 4 स्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया। ठीक है। उसी प्रकार अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में चले जाते हैं या फिर केरला में चले जाते हैं, वहां पे 1 स्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया। उसी प्रकार अन्य राज्य जैसे तमिलनाडु हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली में 2 स्तरीय पंचायती राज का गठन किया। बाकी जो बचे राज्य थे वो त्रिस्तरीय पंचायती राज, जो बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश में जो सुझाव दिए थे उसको एक्सेप्ट किया। मतलब यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में आप क्या देख रहे हैं भाई, अलग अलग पूरे भारत में जो पंचायती राज का जो स्वरूप जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं भाई, स्वरूप कह लीजिए या फिर समरूप कह लीजिए। मतलब कि जो चेहरा जो देख रहे हैं पंचायती राज का, कहीं 4 स्तरीय देख रहे हैं, कहीं 1 स्तरीय देख रहे हैं, कहीं 2 स्तरीय देख रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जिला देखा जा रहा है, ग्रामीण स्तर देखा जा रहा है, या जिला ब्लॉक ग्राम तीनों देखा जा रहा है। यहाँ केवल जिला स्तर पर पंचायती राज को लागू किया, या जिला ग्रामीण ब्लॉक और भी कोई एक चीज को एड ऑन कर दिया गया है। यानी कि जो पंचायती राज का जो स्वरूप रहा, वो पंचायती राज का जो स्वरूप देखा जा रहा है, यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, पंचायती राज का जो स्वरूप है वो क्या देखा जा रहा है, पूरे भारत में अलग अलग देखा जा रहा है। अब अलग अलग देखने का मतलब क्या, आप इसको समझिए। अलग अलग से क्या हो रहा है कि अलग अलग राज्य हैं भाई, ठीक है ना, अलग अलग राज्य हैं, तो वहां पे जो पंचायत राज का जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, ठीक है, अब वो अलग अलग हो रही है। वहां पे जो प्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं उनके जो कार्यकाल है वो अलग अलग कार्यकाल उनके चुने जा रहे हैं। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था बन तो गई थी, लेकिन ये जो धीरे धीरे आप जो देखते जा रहे हैं अव्यवस्था की ये शिकार हो चुकी थी। पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में, लगभग पूरे भारत में क्या कर दी गई, लागू कर तो दी गई थी, लेकिन इसका जो स्वरूप रहा वो क्या रहा, अलग अलग रहा। और अलग अलग के कारण यहाँ पे आप जो समस्याएं देख रहे हैं, अलग अलग राज्य भाई, तो अलग अलग राज्यों की समस्याएं परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वहां पे चुनाव की प्रक्रिया अलग तरीके से हो रही है, वहां पे उनके जो प्रतिनिधि उनके कार्यकाल अलग अलग से हो रहे हैं। ठीक है, और इसी कारण ये क्या रहा भाई, अव्यवस्था का शिकार हो चुका। ठीक है, अव्यवस्था का मतलब समझ रहे हैं, समय से चुनाव नहीं हो रहे थे, काम करने के लिए जो भी पैसे हैं वो पैसे उनको नहीं मिल पा रहे थे, अगर पैसे मिल रहे थे तो पैसे में भ्रष्टाचारी देखने को मिल रही थी। तो ये सारी समस्याएं पंचायती राज व्यवस्था को लागू होने के तहत लागू हो तो गई, लेकिन सुचारू रूप से ये चल नहीं पा रही थी। अव्यवस्था आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अव्यवस्था का ये शिकार हो चुकी थी पंचायती राज व्यवस्था। देखिए ये समझ में आया कि नहीं, पंचायती राज व्यवस्था का आप पृष्ठभूमि को समझ चुके हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का विकास भारत में कैसे हुआ। और ये बलवंत राय मेहता समिति ने जो यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो सुझाव दिया था, इन्होंने क्या कहा, 3 स्तर पे, जिला स्तर पे जिला परिषद, यानी जिला स्तर पे जिला परिषद की जो बात करते हैं, जिसको कौन देखेगा भाई, जिसके प्रमुख कौन होंगे, डीएम। ठीक है, तो अब ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, भ्रष्टाचार देख पा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया अलग अलग है, जो कार्यकाल होने चाहिए प्रतिनिधियों के वो कार्यकाल प्रतिनिधि अलग अलग, कार्यकाल अलग अलग है, समय पे चुनाव नहीं हो पा रहे हैं,
उन जिला में या फिर उस पंचायती राज में पैसे का आवंटन नहीं हो पा रहा। अगर आवंटन हो रहा है तो भाई जो जनता के विकास में खर्च होना चाहिए वो भ्रष्टाचार में ही खर्च हो जा रहे। इसीलिए ध्यान में रखते हुए 1966 में प्रथम, अब इसको समझिएगा, प्रथम प्रशासनिक सुधार, ठीक है ना, आयोग का गठन किया गया। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। अब एक चीज को समझिए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग यानी कि ये जो प्रशासनिक सुधार आयोग अभी तक मात्र 2 बार ही गठन किया गया। एक तो 2005 में किया गया था, दूसरा बार किया गया था 2 बार। दूसरा प्रशासनिक, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? 2005 में। इस समय किसकी सरकार थी भाई? मनमोहन सिंह की सरकार थी, याद रखिएगा, मनमोहन सिंह की सरकार थी। 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार। अच्छा, एक चीज को यहाँ पे समझना होगा कि ये जो प्रशासनिक सुधार आयोग जो है, इसका उद्देश्य क्या है? इस आयोग का, प्रशासनिक सुधार जो आयोग है, इसका उद्देश्य क्या है? प्रशासनिक सुधार आयोग का उद्देश्य या इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि सुझाव देना कि भारत में जो नौकरशाही है, ठीक है ना, नौकरशाही मतलब कि जो IAS हो गए, ठीक है, और जो PCS स्टैंड लेवल पे जो भी अधिकारी हैं, ठीक है, उनकी जो कार्य प्रणाली है, उनकी कार्य प्रणाली को कैसे सुधारा जाए, ठीक है, या फिर इनकी जो भी शक्तियां हैं, उसकी जो पावर है, अगर गलत तरीके से अगर ये यूज कर रहे हैं या इसका एक गलत इंपैक्ट देख रहा है, तो उसको क्या किया जाए, कैसे बदला जाए या फिर उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है, ताकि ये जो नौकरशाही है जनता के विकास के लिए, ठीक है ना, जनता की विकास के लिए या फिर जनता की सेवा के लिए, ठीक है, अच्छे तरीके से क्या करे, ये जनता को सुविधा दे सके। यानी कि आपको ये समझा रहा हूं कि प्रशासनिक सुधार आयोग जो मैंने यहाँ कहा कि 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, ये पहले ये समझिए कि ये प्रशासनिक सुधार आयोग का मतलब क्या है, ये आयोग करती क्या है। तो जो नौकरशाही है भाई, IAS PCS, क्योंकि जो DM है ना भाई, वही बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा था, अभी मैंने आपको यहाँ बताया भी, इसलिए मैं यहाँ पे गया कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को जो इन्होंने सुझाव दिया था, इन्होंने कहा कि जिला स्तर पे जो इसके प्रमुख प्रधान होंगे वो DM होंगे। तो ये जो प्रशासनिक सुधार आयोग का क्या किया गया, यहाँ पे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, इसीलिए गठन किया गया। इसका अर्थ क्या है, इसका कार्य क्या होता है, जो भी नौकरशाही है यानी कि IAS PCS लेवल पे जो अधिकारी होंगे, उनका क्या कार्य है भाई, जनता की सेवा करना है ना। ये नौकरशाही अच्छे तरीके से और जनता की सेवा कर सके, तो इसकी कार्य प्रणाली को बदला जाए, या इनकी जो भी शक्तियां, उन शक्तियों को कम किया जाए या बढ़ाया जाए, या अगर मिसलीड किया जा रहा है उस शक्तियों को तो उसको देखा जाए, ठीक है ना, उस पर संशोधन किया जाए ताकि और भी अच्छे तरीके से ये जनता की सेवा कर सके। समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। तो यहाँ पे याद रखिएगा 1966 में जो यहाँ पे गठन किया गया था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई, ठीक है। और दूसरा बार जो प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया था, इसके जो अध्यक्ष थे ये मोइली जी थे, वीरप्पा मोइली थे। कौन थे भाई? वीरप्पा मोइली थे। अध्यक्ष कौन थे भाई? वीरप्पा मोइली। ये सब नोट डाउन, मैं नोट्स में दे दूंगा। वैसे मनमोहन सिंह की सरकार थी, ठीक है। दूसरा बार जब प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, किस लिए किया जाता है, जो नौकरशाही जो अधिकारी हैं उनके जो कार्य प्रणाली है उसको क्या किया जाए, सुधारा जा सके, ताकि ये और अच्छे तरीके से जनता की सेवा कर सके, ठीक है। और इसीलिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में किया गया, क्योंकि जो पंचायती राज व्यवस्था को आप क्या देख रहे हैं, लागू तो पूरे भारत में कर दिया गया, लेकिन यह अव्यवस्था की शिकार हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? अव्यवस्था की शिकार हो चुकी। इसलिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष किनको बनाया गया भाई? मोरारजी देसाई को बनाया गया, ठीक है। लेकिन अब एग्जाम में आप कई बार आपको मिलेगा भी, क्वेश्चन में आप देखे भी होंगे, प्रीवियस ईयर में PYQ उठा करके भी पूछा जो गया था क्वेश्चन कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का जो अध्यक्ष रहे हैं वो मोरारजी देसाई का नाम नहीं मिलेगा, आपको नाम मिलेगा के हनुमंतैया, ठीक है ना, के हनुमंतैया का नाम मिलेगा। अब इसको समझ लीजिए क्या, देखिए क्या होता है, अध्यक्ष इनको बनाया जाता मोरारजी देसाई, लेकिन मोरारजी देसाई क्या करते हैं भाई, रिजाइन दे देते, ठीक है। तो रिजाइन के बाद जो के हनुमंतैया है ना, यही अध्यक्ष बनाए जाते हैं प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के थे। इसीलिए ये भी नाम याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में मोरारजी देसाई का नाम नहीं रहा अध्यक्ष का, तो आपसे ये ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, के हनुमंतैया को क्या किया गया, इसका प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। अब ये जो प्रथम प्रशासनिक सुधार जो आयोग है, इन्होंने क्या सुझाव दिया था, इस आयोग का जो गठन किया, इन्होंने क्या सुझाव दिया, देखिए इन्होंने ये सुझाव दिया कि जो बलवंत राय मेहता समिति ने जो सुझाव दिए थे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, ठीक है ना,
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, जिसमें जिला स्तर पे किसको प्रमुख बनाया गया था, डीएम को। तो इन्होंने ये सुझाव दिया प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कि जो डीएम जो प्रधान बनाए गए हैं, जो प्रमुख जो डीएम को बनाया गया जिला को, उसको क्या किया जाए, हटाया जाए। ठीक है, उसको हटाया जाए और इसके जगह किसको बना किसके हाथ में दिया जाए, एक निर्वाचित संस्था को पावर दिया जाए। यानी कि जो पावर डीएम के पास है वो पावर डीएम से छीन करके एक जो निर्वाचित संस्था है उसके हाथ में दी जाए, तभी जा करके जिले का विकास हो पाएगा। ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का क्या था भाई, सुझाव था। तो देखिए यहाँ पे आपसे सवाल क्या क्या रहेगा, एक तो इसका गठन कब किया गया था, प्रथम गठन हुआ था इसका 1966 में, अध्यक्ष मोरारजी देसाई रहे, इन्होंने रिजाइन दिया। इसके बाद किनको अध्यक्ष बनाया गया, के हनुमंतैया। इन्होंने सुझाव क्या दिया था, सुझाव इन्होंने ये दिया कि जो बलवंत राय मेहता समिति ने जो सुझाव दिए थे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए, त्रिस्तरीय यानी कि जिला, ब्लॉक, ग्राम और जिला लेवल पे जिला परिषद होंगे, जिसके प्रधान कौन होंगे, डीएम। तो डीएम को क्या किया जाए, हटा करके जो जिला का जो काम है वो कौन देखेगा, एक निर्वाचित संस्था को दिया जाए। ठीक है ना, निर्वाचित संस्था को दिया जाए, यानी कि जो डीएम की जो भी शक्तियां हैं उन शक्तियों को क्या किया जाए भाई, छीना जाए, और वो शक्तियां किनको दिया जाए, निर्वाचित संस्था को दिया जाए। तब जाके जिले का क्या होगा, विकास होगा, या फिर जिला में कोई कार्य की जा सकेगी। ठीक है ना, तभी वास्तव में पंचायत को मजबूत बना पाएंगे आप। तो ये सुझाव इन्होंने दिया था। तो अब देखिए ये सुझाव आया और फाइनली 1947 से लेकर के 1977 तक एक ही पार्टी की क्या भाई भारत में सरकार बनी। ठीक है ना, कौन सी पार्टी, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी की क्या भाई सरकार थी। लेकिन 1977 में क्या हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ। ठीक है, 1977 में जब लोकसभा की इलेक्शन हुई तो भाई क्या हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी। तो अब इस चीज को समझिएगा। फिर यहां से दूसरी कमेटी के गठन के बारे देखेंगे, अशोक मेहता। बलवंत राय मेहता आपने पूरा समझ लिया है, पंचायती राज व्यवस्था की आपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लिया है कि किस प्रकार से इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है, इसके इस्टेब्लिशमेंट पूरे भारत में हो जाने के बाद में भी क्या समस्याएं आई, अब उस समस्याओं को सुधार करने के लिए एक प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, इसमें क्या यहाँ सुझाव दिया गया। और फाइनली जब सत्ता परिवर्तन होगा, अब 1977 में आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी की जो सरकार रही 1947 से लेकर 1977 तक, और इसके बाद जब लोकसभा का जब चुनाव होगा तो जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मोरारजी देसाई की सरकार। इस चीज को आप समझिए। देखिए 1977 में क्या होने वाला है, लोकसभा चुनाव, लोकसभा इलेक्शन होने वाली है, और इस इलेक्शन का जो परिणाम आपको पता है, एक नई पार्टी की सरकार बनेगी, जनता पार्टी की सरकार। अभी तक 1947 से लेकर 1977 तक किसकी सरकार बन रही है भाई, कांग्रेस की सरकार बन रही थी। ठीक है, और यहाँ पे जनता पार्टी का जो फेस है पीएम का, वो पीएम का फेस कौन थे भाई, मोरारजी देसाई थे। और फाइनली जब जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री भी होंगे मोरारजी देसाई। इन्होंने लोगों से वादा कर रखा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो पंचायती राज जो व्यवस्था है उसको क्या किया जाएगा, मजबूत बनाया जाएगा। यानी कि ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे जो लोगों को विकास करने के लिए जो भी योजनाएं चलाई जाएगी, ठीक है ना, उन योजनाओं को सुचारू रूप से और उसको लागू करने की जिम्मेदारी, ठीक है ना, जब पंचायती राज से जो चुन करके जो निर्वाचित प्रतिनिधि आएंगे वो क्या करेंगे भाई, सुचारू रूप से उसको क्या करेंगे, क्रियान्वित करेंगे, जिससे वहां की जनता का विकास होगा। जिसके लिए हमें क्या करना होगा, पंचायती राज को मजबूत करना होगा। और अभी आप क्या देख पा रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज जो व्यवस्था एक अव्यवस्था का रूप ले चुकी थी। ठीक है ना, हर राज्यों में अलग अलग तरीके से इसको एक्सेप्ट किया गया, हर राज्यों की अलग अलग समस्याएं रही, वहां पे भ्रष्टाचार लेवल काफी देखा गया। आपको यहाँ बताया कि इसके लिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन भी किया गया, जिसमें डीएम के पावर को हटाया, यानी कि डीएम को हटाने का सुझाव दिया गया, और किसको इसको जिला स्तर पर देखने का काम दिया गया, एक निर्वाचित संस्था को। तो 1977 में जब चुनाव हुई, एक नई पार्टी की जो सरकार बन रही है मोरारजी देसाई, जिसने ऑलरेडी लोगों से क्या किया था भाई, वादे कर रखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो पंचायती राज को मजबूत बनाया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए जब इनकी सरकार बनती है मोरारजी देसाई की, यानी जनता पार्टी की सरकार बनती है, और मोरारजी देसाई देश के भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पंचायतों में सुधार करने के लिए 1977 में ही, ठीक है, 1977 में ही पंचायतों में सरकार बनते हैं। इसमें पंचायतों में सुधार लाने के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसको कहा गया अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, अशोक मेहता समिति। अब इसकी समिति के बारे में अब हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली कमेटी बलवंत राय मेहता समिति, क्लियर है कि नहीं भाई। यहाँ से चीजें अब अलग पॉइंट में आप चलेंगे, यानी मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। मोरारजी देसाई की सरकार आती है 1977 में, पंचायतों में सुधार लाने के लिए क्या किया इन्होंने, अशोक मेहता समिति की गठन कर दी थी दिसंबर 1947 में। ठीक है,
इस अशोक मेहता की समिति के अध्यक्ष कौन थे? अशोक मेहता ही थे। और भी इनके सदस्य हैं भाई, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है ना, जिनको बिहार से बिलोंग करते हैं, जिनको भारत रत्न भी दिया गया। चौधरी चरण सिंह भी इनके सदस्य थे, जिनको भारत रत्न मिला है। ये सब नाम आपको कहीं मिलेंगे भी नहीं, ठीक है। इसके सदस्य और कौन थे? प्रकाश सिंह बादल थे, ये सब नाम याद रखिएगा। MG रामचंद्रन भी थे। उसके बाद नंबू परिपाद इनके सदस्य थे। प्रोफेसर इकबाल नारायण भी इनके सदस्य थे। और सिद्ध राजा भी इनके सदस्य थे, ठीक है। ये सदस्य का नाम भी पूछा जा सकता है। और अशोक मेहता इनके अध्यक्ष थे, इसीलिए समिति का नाम ही रखा गया अशोक मेहता समिति, ठीक है। और फाइनली दिसंबर 1947 में इसका गठन किया गया। और जस्ट 1977 में, दिसंबर 1977 में इसका गठन किया गया। और अगस्त 1978 अगले साल ही इसने क्या किया? अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, अपना इन्होंने सुझाव दिया अशोक मेहता समिति ने। इसने क्या सुझाव दिया था? द्विस्तरीय पंचायती राज का, ठीक है। द्विस्तरीय पंचायती राज का इसने सुझाव दिया था, द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता समिति ने 2 स्तरीय, इसने त्रिस्तरीय, इसने 2 स्तरीय, यानी कि एक जिला स्तर पर पंचायती राज और एक आपका मंडल स्तर पर, ठीक है ना। मंडल स्तर पे कहने का मतलब क्या था? यहाँ पे इसने ब्लॉक हटा दिया था। इसने ये कहा था कि कम से कम 15,000 से लेकर के 20,000 लोगों की आबादी, तो यानी कि एक गांव में मान लीजिए 6,000 है, एक गांव है आपका 7,000, एक गांव है 8,000, इन तीनों को मिला के 15,000 या 20,000 के आसपास आबादी मिलती। तो इसको क्या किया जाए? एक मंडल का रूप दे करके पंचायती राज व्यवस्था को स्टार्ट किया जाने की इन्होंने सुझाव दिया था। यानी अशोक मेहता समिति जो थी, इन्होंने जो सुझाव दिया था द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को, कि इन्होंने सुझाव दिया एक जिला स्तर पे और एक मंडल स्तर पे। मंडल स्तर मतलब समझ में आ रहा है नहीं कि इसकी आबादी कितने होंगे? 15 से 20,000 की आबादी होगी, ठीक है ना। यानी कि कुछ गांवों का एक समूह को मिला करके क्या किया जाएगा भाई? एक मंडल स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था की गठन की जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो सुझाव दिया गया, इस सुझाव को द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं किया गया। अब लागू क्यों नहीं किया गया, इसके बारे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे, ठीक है, देखेंगे। क्योंकि इनकी जो सरकार रही भाई, स्टेबिलिटी नहीं रही सरकार की, ठीक है ना। इस कारण भी एक इनकी जो कमेटी इनके द्वारा गठन किया गया, जो कमेटी थी अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता समिति, इसके जो सुझाव थे इसको लागू नहीं किया गया। फिर इसके और भी कुछ कमेटी इसके बाद हम लोग देखेंगे, LM सिंघवी कमेटी भी देखेंगे। और बाकी जो भी चीजें हैं आगे हम लोग अध्ययन करते हुए इस पंचायती राज के जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसको समाप्त करेंगे। और फिर जो इसके संविधान में जो प्रावधान है, ठीक है, उस संविधान के प्रावधान को, उस आर्टिकल को, सारा चीज समझेंगे। तो चलिए, ये आज का सेशन में आपने ये समझा कि पंचायती राज व्यवस्था का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था का अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में और भी कुछ कमेटियां बच गई है, आप उस कमेटियों को भी अध्ययन करेंगे। क्लास यूट्यूब पर भी रहेगा ये और एप्लीकेशन में भी जाएगा। एकदम डिटेल वे में मैंने चीज़ों को, हर एक पॉइंट को समझाने की कोशिश की है कि आप पहले समझिए कि स्थानीय स्वशासन होता क्या है। स्थानीय स्वशासन के तहत आपकी पंचायती राज और नगर पालिका के बीच के आप डिफरेंस को जान पाएं कि स्थानीय मतलब यानी कि भाई लोकल लेवल पे, यानी कि जिला से लेके गांव स्तर पे। या जिला यानी कि 2 क्षेत्र, एक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र। तो शहरी क्षेत्र में जो देखने का कार्य कर रही होगी जो संस्था नगर पालिका, और ग्रामीण क्षेत्र में देखने का जो कार्य कर रही होगी संस्था, उसे हम कहेंगे पंचायती राज। अब ये पंचायती राज या नगर पालिका, तो पंचायती राज का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा, इसका भारत में विकास कैसे हुआ, तो उसको आपने समझा। अच्छा, इसके संवैधानिक दर्जा के बारे में भी आपने बात की। 73वां संविधान संशोधन किया गया था और इसको 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको कानून बनाया गया। 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते। 1 जून 1993 को इसको लागू किया गया नगर पालिका को। फिर आप इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में गए और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सारी चीजों को आपने देखा। पंचायती राज को क्यों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आपने देखा कि इसको पहले क्या किया गया था, जो भारत जब आज़ाद हुआ और भारत आज़ाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 में संविधान को लागू किया गया, तो भारत में देश के विकास के लिए, भारत देश के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में का विकास के लिए भारतीयों ने अमेरिका की कंपनी फोर्ड फाउंडेशन से मदद ली और उन्होंने 2 कार्यक्रम की शुरुआत की थी। 1951 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, और 1952 में इसको फिर पूर्ण रूप से भारत में सुचारू रूप से स्टार्ट किया गया। और दूसरी जो कार्यक्रम थे 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सर्विसेज, यानी कि सेवाओं की शुरुआत की। लेकिन इसका जो उद्देश्य क्या था भाई, उद्देश्य सेम ही था भाई कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कैसे होगा। लेकिन इससे जो हमने उम्मीद रखी थी, जो लाभ होगी, यानी गांव का विकास होगा, गांव में परिवर्तन होगा, गांव में रह रहे जनताओं में क्या जीवन व्यवस्था में परिवर्तन होगा, वो लाभ हमें देखने को नहीं मिला। इस कारण इसके जांच के लिए हमने क्या किया भाई, 1978 में राष्ट्रीय विकास NDC की गठन की है ना। इन दोनों योजनाओं की जांच करने के लिए हमने क्या की भाई,
सॉरी, बलवंत राय मेहता समिति की गठन की हमने। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी नवंबर में। इसका गठन जनवरी 1957 में हो गई थी। और इन्होंने जो अपना सुझाव दिया, पहले तो इन्होंने जांच करके ये बताया कि ये कार्यक्रम सफल क्यों नहीं हुए। क्यों नहीं होने के कारण ये बताया कि ये जो कार्यक्रम है काफी ज्यादा केंद्रीकृत कार्यक्रम है, यानी केंद्र से आप जनता के गांव की जो जनता है, हर राज्य के अलग अलग गांव की जो जनता है उनके लिए आप कार्यक्रम नहीं बना सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करनी होगी, जिसके लिए उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, ग्राम स्तर पे। जिला स्तर पे जिला परिषद की बात की उन्होंने, जिसका प्रमुख डीएम होगा। ये इनके सुझाव थे। लेकिन अब इस सुझाव की बात की जाए तो अब देखिए, ये बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसने किया था भाई? केंद्र सरकार ने किया था। अब केंद्र सरकार ने गठन तो कर लिया, लेकिन बलवंत राय मेहता जो पंचायती राज एक इसका विषय था, राज्य सूची का विषय था। इसीलिए अब ये राज्य सूची का विषय है, तो अब इसको राज्य सरकार से बात करने के लिए इन्होंने 1958 में ही एक गैर संवैधानिक संस्था एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट परिषद है जो है आपकी, ठीक है ना, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है आपकी, इसमें ही इन्होंने क्या की, इस बलवंत राय मेहता समिति की क्या की भाई, जो सुझाव थे उस पर चर्चा की। इसके अध्यक्ष होते प्रधानमंत्री और सदस्य होते सारे राज्य के चीफ मिनिस्टर। इसमें इन्होंने यही चर्चा की कि चर्चा में ये बात आई कि भाई राज्य के सारे सीएम ने कहा कि देखिए पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, इसलिए इस पर अधिकार राज्य सरकार की होगी, केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप ना करे। और चूंकि अभी हमें आजाद हुए 11-12 साल हो ही रहे, इतने ना तो संसाधन हमारे पास है, ना ही पैसे हैं कि हम पंचायती राज को लागू करें। धीरे धीरे जैसे राज्यों के पास पैसे आते जाएंगे वो पंचायती राज को लागू करते चले जाएंगे। और फाइनली मैंने आपको बताया था कि 2 अक्टूबर 1959 में पहला राज्य राजस्थान के नागौर जीरा में नेहरू जी के अध्यक्षता में लागू हुआ। पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य बना। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में किया गया। और धीरे धीरे ऑलमोस्ट लगभग भारत के 98% में 1968 आते आते क्या हो गए थे, पंचायती राज सारे भारत के राज्यों में लागू कर दिए गए थे, एक्सेप्ट नागालैंड और लक्षद्वीप को छोड़ते हुए। लेकिन जो पंचायती राज व्यवस्था लागू तो हो गई, लेकिन ये अव्यवस्था की शिकार हो गई थी। अव्यवस्था के शिकार करने का मतलब ये कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इसको क्या किया गया, लागू किया गया। जैसे कि पश्चिम बंगाल मैंने आपको बताया इसको 4 स्तरीय रूप का दे दिया गया। जम्मू कश्मीर केरला में 1 स्तरीय पंचायती राज की गठन की गई। तमिलनाडु हरियाणा दिल्ली में 2 स्तरीय गठन किया गया और अन्य राज्यों में 3 स्तरीय गठन किया गया पंचायती राज का। तो ये अव्यवस्था देखा गया। अब देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूप पंचायती राज व्यवस्था का, तो उसके चुनाव की प्रक्रियाएं अलग हो गई, कार्य जो उनके प्रतिनिधि उनके कार्यकाल अलग हो गए। अब इसमें जो पैसे आ रहे हैं, पैसे भी नियमित रूप से नहीं आ पा रहे जिससे वो योजनाएं बना सके। अगर आ भी रहे तो वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जा रहे। तो ये अव्यवस्था को देखते हुए यहाँ पे एक आयोग का गठन किया गया, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। इसका अर्थ क्या है भाई, जो नौकरशाही है उसके कार्यशैली को क्या करे, सुधार करे, ताकि वो और अच्छी तरीके से जनता की सेवा कर सके। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई ने जब रिजाइन दिया तो इसके अध्यक्ष कौन बने थे, के हनुमंतैया। इन्होंने ये सुझाव दिया इन्होंने कि जो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो सुझाव दिया था, जिसमें जिला परिषद या फिर जिला स्तर पे जो जिला परिषद है जिसके प्रधान प्रमुख जो है डीएम है, उनको हटा करके एक निर्वाचित संस्था को प्रधान प्रमुख बनाया जाए। डीएम की सारी शक्तियां उस निर्वाचित संस्था को दी जाए, तब जाकर के पंचायत एक मजबूत पंचायती राज्य जो है एक मजबूती रूप ले पाएगी, या फिर जो जनता को जो सेवा मिलनी चाहिए वो सेवा मिल पाएगी। ठीक है, तो ये व्यवस्थाएं जो रही, अव्यवस्था जो आप देख पा रहे हैं पंचायती राज अव्यवस्था को, इसी क्रम में अगला 1977 में क्या हुआ, सत्ता ही पलट चुकी थी। यानी 1947-1977 में जो एक पार्टी की सरकार चलती आई भारत में, 1977 में लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और मोरारजी देसाई एज ए प्राइम मिनिस्टर जो फेस थे, और इन्होंने जनता से वादा भी कर रखा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम पंचायती राज को क्या करेंगे, मजबूती प्रदान करेंगे। और जैसे ही सरकार बनी तो इन्होंने 1977 दिसंबर में ही पंचायती राज को मजबूत सुधार करने के लिए एक समिति का गठन किया, अशोक मेहता समिति। और इसी अशोक मेहता समिति के ने जो रिपोर्ट दिया जस्ट अगले साल 78 अगस्त में, कि इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की, एक तो जिला स्तर पर, ठीक है, और मंडल स्तर पर। मंडल स्तर कहने का मतलब है कि कुछ गांवों को क्या किया जाए, एक में ही बांट दिया जाए, मतलब कि 15 से 20 हजार का एक स्तर पे यानी कि मंडल स्तर पे क्या किया जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था को बनाया जाएगा। लेकिन इस द्विस्तरीय पंचायती राज को भी क्या किया गया, लागू नहीं किया गया। नहीं करने के पीछे का रीजन ये थे कि जो सरकार रही, यानी कि जो अशोक मेहता समिति का जो गठन करने वाली जो सरकार रही है, जो अशोक मेहता जो समिति के गठन करने वाली जो सरकार रही जनता पार्टी, वो क्या हुआ भाई, स्टेबल नहीं रह पाई, उसकी सरकार गिर गई। फिर अलग सरकार आएगी, वो आपको मैं अगले क्लास में डिस्कशन करूंगा
कि इसको लागू नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया, इसके बाद में क्या कमेटी गठन की गई, वो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये ओवरऑल मैंने सारी चीज़ें रिवाइज भी करवा दी है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।